हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी ताकि आपको एमसीक्यूज़ करने में कोई खासा परेशानी ना हो। फिर से वही पॉइंट है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, उसके बाद एमसीक्यू तो उसी पर बेस्ड आने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीज़ें हैं क्या। एक्चुअली इसमें एक और पॉइंट जुड़ जाता है स्पीड, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका डिस्टेंस से। डिस्टेंस होता क्या है, देखिए डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो आपको सिर्फ दिमाग में ये बात रखनी है कि आप टोटल पाथ कवर्ड की बात कर रहे हो, केवल इतना सा। एग्जाम पर्पज से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना फिलहाल आपको इतना याद रखना है, टोटल पाथ कवर्ड ही आपका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी आएगी आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, एन पे क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर करना है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे आपको देखना है केवल, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको बताते हैं किसी दो चीज़ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये कोई रास्ता है आपका और यहाँ पर ये एंड हो जाता है। सपोज करिए आपने स्टार्ट करा ए से, एंड किया बी पर। तो अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की तो फिर से आपने क्या देखना है, टोटल पाथ कवर्ड। अगर कोई बॉडी चली है और बी पर रुकी है तो कैसे चली होगी, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और लास्ट में यहाँ पर आकर यहाँ रुक गई। क्लियर। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो डिस्टेंस की, टोटल पाथ कवर्ड। बॉडी यहाँ से चली, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सारा आपको ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू देते हैं, सपोज ये एक्स है, वाई, जेड, ए, बी, सी, और मान लेते हैं ए से बी की अगर मैं स्ट्रेट दूरी निकालूं तो कितनी है, सपोज हम उसको डी से दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो केवल और केवल डिस्टेंस की तो आप निकालोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका टोटल पाथ कवर्ड, आपने टोटल पाथ को मेजर कर लिया। लेकिन बात करता हूँ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आने वाली है उसका इन पॉइंट से फिलहाल डायग्राम के हिसाब से इनसे कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा आंसर क्या निकलने वाला है, डी, ए और बी के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको आप क्या कह देते हो, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस मीन्स द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो जो आप टोटल पाथ कवर करोगे उसको आप क्या दोगे, डिस्टेंस। और अगर आप उनके केवल उनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस निकालते हो, इनिशियल और फाइनल, मतलब बॉडी पहले कहाँ थी अब कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं। तो सपोज इसकी जगह मेरे पास कोई सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके का, और मैंने स्टार्ट करा ए से, और एक राउंड मारने के बाद में फिर वापस कहाँ आ गया, ए पर। पूरा एक राउंड मारने के बाद में कहाँ आ गया, वापस ए पर। मान लेते हैं कि इसके बीच की जो इसका जो रेडियस है वो आर है। अब आपसे कहा गया कि पता करिए डिस्टेंस कितना है। तो क्योंकि जो पर्सन होगा या जो बॉडी की वो सर्कमफेरेंस पर चलने वाली है, तो डिस्टेंस आपका निकल जाना है 2πr। लेकिन बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की तो अगेन आप उस वर्ड्स पर जाइए जो आपको शुरुआत में बताया था कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। अब देखिए इनिशियल पॉइंट भी ए, घूम के कहा गया दोबारा ए पर, मतलब इनिशियल फाइनल दोनों एक ही है। और अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे आपको क्या मिलने वाला है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और आपका डिस्टेंस है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को आपको मिलती है कि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, वो चले जा रहा है। क्लियर, वो सिंपल ऐसे चल रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्योंकि आप बात कर रहे हो इनिशियल पॉइंट की आई, और आप बात करो किसी फाइनल पॉइंट की, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। सपोज मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपका इनिशियल फाइनल थोड़ा दूर दूर है, तो आप जो डिस्टेंस निकालने वाले हो ऐसे निकालने वाले हो, बिल्कुल स्ट्रेट। जब आप स्ट्रेट डिस्टेंस निकालोगे तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में आपने ये डिस्टेंस को आप बता रहे हो। क्लियर, आपको डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और मान लेता हूँ कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो मैं कहूँगा ए शुड ट्रैवल टुवर्ड्स साउथ
हाउ मच डिस्टेंस इक्वल टू डी। ए को बी पर जाने के लिए डी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन साउथ डायरेक्शन। तो जब मैं साउथ डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि साउथ की तरफ जाना है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन अगर मैं सिंपली बात करूँ डिस्टेंस की तो मैं कहूँगा फॉर रीचिंग पॉइंट बी ए शुड कवर डिस्टेंस हाउ मच, दिस मच। तब मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, मैंने कहा ए से बी पर जाने के लिए आपको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये है आपका डिस्टेंस, टोटल पाथ बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट की बात तो मैं कहूँगा ट्रैवल डिस्टेंस डी वट एवर बी द यूनिट, डिस्टेंस डी टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो जैसे ही डायरेक्शन, सीधे डायरेक्शन वर्ड देखते हैं आपने क्या समझ जाना है कि बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट। इस पर मोस्टली आपको क्वेश्चन किस तरह के मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो वेक्टर आपकी वो होती है जहाँ पर आपके पास कोई मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है। जैसे यहाँ पर सपोज करो आपका आंसर आ गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो आपने केवल एक मैग्नीट्यूड दिया तो ये क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर में होता है केवल मैग्नीट्यूड। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर केवल आपने बता दिया तो आपने बताया मैग्नीट्यूड। लेकिन बात करो वेक्टर की, आप कहोगे 30 किलोमीटर टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन कुछ भी मेंशन कर दिया, सपोज नॉर्थ। तो अगर मैं 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है, इस कारण ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेस। तो ये सिंपल आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। क्लियर कि यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस है। कई बार डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाता है, कई बार पॉजिटिव आ जाता है, कई बार कम आता है, लेकिन कभी भी आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। आपको याद रखनी है डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपका एमसीक्यू पार्ट में आपको पूछ सकता है, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातों पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अब तीनों केस आपको बताता हूँ। सपोज ये बॉडी है, ये चली यहाँ से लेके स्ट्रेट बी तक, एक बॉडी ए से चली स्ट्रेट बी तक, तो अगर इसकी दूरी को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर, तो मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो मैंने कहा डिस्टेंस कवर्ड ए से स्ट्रेट चलता रहा कहाँ पहुँच गया आपका पॉइंट बी पर। तो मैंने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर्स, यूनिट मेंशन कर लेते हैं। और अब मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ऊपर से स्ट्रेट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या आने वाला है x किलोमीटर्स। केस नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर भी हो सकता है। कई बार आपका छोटा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, किसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस के कंपैरिजन में। कैसे देखिए, सपोज एक बॉडी है, उसने ए से स्टार्ट करा बी तक जाना, और बी से थोड़ा वापस आके कहाँ पे रुक गई, पॉइंट सी पे। मान लेते हैं ये आपका y है, क्या ये आपका डिस्टेंस कितना है, y है। तो पहले वो इस तरीके से गई और बाद में इस तरीके से वापस आ गई, ठीक है। आपको कहा गया कि आप डिस्टेंस बताइए, तो आपने डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ ट्रेवर्स, टोटल पाथ कवर्ड। तो पहले यहाँ से ए से बी गया तो x, फिर वापस आया कितना, y किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है, y किलोमीटर वहाँ से वापस आ गया। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इनिशियल पॉइंट तो ए था, लेकिन फाइनल क्या हो गया, पॉइंट सी, पॉइंट सी आ गया। तो मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, x माइनस वाई। यहाँ पर आप प्लस नहीं करोगे क्योंकि इतना डिस्टेंस तो चल चुका है, मतलब उतना वापस आ चुका है, तो आप लिखोगे x माइनस वाई। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई कम कंपेयर टू डिस्टेंस। और तीसरा केस आपका क्या है, जब कोई बॉडी चली ही नहीं, कोई बॉडी चली ही नहीं, तो डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। और क्या बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्टेंस तो बहुत आए लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। ऐसा भी हमने पढ़ा था कहाँ पर, सर्क्यूलर पाथ। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, डिस्टेंस आता है आपका 2πr, इट डिपेंड्स हाउ मच इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। बॉडी ने एक राउंड लिया और एक राउंड कहाँ गई वापस। अगर कंप्लीट राउंड ले रहा है तो एक राउंड ले, 2 ले, 3 ले, कितने भी राउंड ले ले। अगर फुल कंप्लीट राउंड लेता है, क्लियर, हर केस में आपको डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगा।
अगर आपका वो फुल राउंड ले रहा है, चाहे वो एक राउंड लेके फिर ही आएगा, 2 राउंड में फिर ही आएगा। तो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर आपको डिस्टेंस की तो कोई वैल्यू मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट की 0 मिल रही है। कई बार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर मिल रहे हैं, जैसे ये वाला केस। कई बार आपको दोनों के दोनों ही 0 मिल रहे हैं, डिस्टेंस भी 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल बातें जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन तभी आप कर सकते हो जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हर चीज़ पता हो। क्लियर? तो ये था आपका कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल से या किसी तरीके से पता हो सकता है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से किस एग्जाम्पल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों 0 आ रही है, या फिर इनमें से किस एग्जाम्पल में आपका डिस्टेंस तो कुछ आ रहा है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल बातों को ध्यान रखना है, बाकी बातें तो सिंपली आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं आपकी स्पीड और वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल है एक टर्म का। देखिए, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर ये इसी डिस्टेंस को आप रिप्लेस कर लेते हो डिस्प्लेसमेंट से तो बन जाता है वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर आपने इस फैक्टर को चेंज करा तो आपको मिल जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत ही इजी पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में आप लेते हो डिस्प्लेसमेंट को, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण वेलोसिटी भी क्या हो जाती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, v to v, like that you can remember v to v, velocity वेक्टर। लेकिन स्पीड की बात करूं तो क्योंकि स्पीड में बात करिए डिस्टेंस की, जो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो s to s आप याद कर सकते हो कि स्पीड क्या होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, v/s, इन दैट वे यू कैन रिमेंबर। तो ये जो दो छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है, वेलोसिटी वेक्टर होती है और आपकी स्पीड क्या होती है, स्केलर। वेलोसिटी में आप एक फैक्टर ले लेते हो, डिस्टेंस की जगह क्या डिस्प्लेसमेंट, इतना ही फर्क है आपका स्पीड और वेलोसिटी में। और एक फर्क आपको क्या मिला कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए, यूनिफॉर्म मोशन कोई बॉडी शो तब करेगी जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, जब वो समान समय में समान दूरी को कवर करती है, हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सपोज करिए आपके पास ये बी सी डी और एक पॉइंट मान लेते हैं ई, यहाँ पर ए बी सी डी ई। मान लेते हैं कि आपका हर इंटरवल कब मेजर किया गया, 3-3 सेकेंड्स में। सपोज हर इंटरवल के बीच के जो आपने इंटरवल लिया कितने टाइम का लिया है, 3 सेकेंड्स में। मतलब 3 सेकंड बाद बॉडी कहाँ थी, ये आपने कहाँ पर पॉइंट बना लिया इसके, ये आपके पॉइंट्स हैं बी सी डी ई, आपने पॉइंट बना लिए। तो आपने देखा कि फर्स्ट 3 सेकंड में ए बी ने चला 2 किलोमीटर, मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर चला। फिर आपने नेक्स्ट बी सी में देखा तो 2 किलोमीटर, देन सी डी में आया तो 2 किलोमीटर, इसमें आया तो 2 किलोमीटर। अब देखने को क्या मिल रहा है, समान समय में समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह के मोशन को आप क्या कह देते हो, यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ पर आपके बराबर समय में बराबर दूरियां कवर होती हैं, उसको बोल देते हो यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से बताइए यूनिफॉर्म मोशन कौन सी बॉडी शो करे। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि कहाँ पर आपको इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म बहुत ईजी है, आपकी बार भी आपने यही डायग्राम लेना है समझने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए दोनों के बीच में। और आपने वही चीज़ करी, ए बी सी डी और ई। फिर वही अंतराल लेते हैं आप, अंतराल है 3-3 सेकंड्स का, 3-3 सेकंड्स का इंटरवल आपने ले लिया, 3-3 सेकंड्स का इंटरवल आपने यहाँ पर ले लिया। अब आपने क्या देखा, फर्स्ट 3 सेकंड में ए टू बी चलेगा 2.5 किलोमीटर, नेक्स्ट वाले में चलेगा 2 किलोमीटर। फिर सी टू डी में आपने देखा तो यहाँ मिला आपको 1.5 किलोमीटर। डी टू ई में दोबारा आपके पास सपोज 2 किलोमीटर आ गया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं। अब ये मत देखना कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है तो यूनिफॉर्म नहीं, अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग टाइम में आपके अलग अलग डिस्टेंस ही है, अगर आप एक पैटर्न में देखें तो। क्लियर? तो इस तरह की दूरी को हम क्या कह देते हैं, इस तरह के मोशन को हम क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ पर इक्वल इंटरवल आप ले रहे हो बार बार और आपको डिस्टेंस अलग अलग मिल रहे हैं। मतलब हर बार ये नहीं कि 2.5 हो तो यहाँ पे 2.5 2.5 2.5,
2 चल रहा है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह आपको 2 मिल रहा है। हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 2 जगह 2 मिल रहा है। हर जगह अगर आपको सेम डिस्टेंस कवर नहीं मिल रहा है तो आप उसको रख देते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में। कुछ बड़ी बात नहीं है, आपने सिर्फ देखना है डिस्टेंस टाइम बराबर आ रहा है तो यूनिफॉर्म, डिस्टेंस टाइम हर बार बराबर नहीं आ रहा है तो इसको कह देते हो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको पहचानने का तरीका क्या है, आपने टाइम इंटरवल को सेम रखना है और चेक करना है कि इंटरवल में कितना कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, वरना नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप इसको कह देते हो। क्लियर। अब बात करते हैं आपकी इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको सिर्फ याद रखना है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है, सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं किसी एथलीट का। अब कोई एथलीट क्या कर रहा है, किसी सर्कुलर ट्रैक में किसी यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है, तो आप देखोगे इस तरह के मोशन को क्या कह देते हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन। ये उसका एग्जांपल है, एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड, सो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर खास बात क्या होती है, यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते, या कह सकते हो देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस। किसी सर्कुलर मोशन में इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर मेजर करो डायरेक्शन मिली इस डायरेक्शन में, आपने इस पॉइंट पर मेजर करा तो डायरेक्शन मिली यहाँ, इस पॉइंट पर देखा डायरेक्शन मिल गई यहाँ पर देखा तो यहाँ मिल गई, यहाँ देखा तो यहाँ मिल गई, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसको हम कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टेंजेंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। आप कहोगे मैं यहाँ पर पता कर सकता हूँ, तो कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन नहीं होती है। डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट की आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे पॉइंट नंबर 1 की निकालनी है डायरेक्शन, तो आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और आपने इसकी डायरेक्शन बता दी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक फिक्स डायरेक्शन की, सो दे हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट टेल अ specific direction or a particular direction of motion of body. So when a body travels in a circular path with uniform speed, that is called as uniform circular motion. अब आप देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है। सपोज आपसे पूछा कि स्पीड क्या है, अब आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। तो इसकी स्पीड पता कैसे चलने वाली है, डिस्टेंस कितना है, एक सर्कुलर पाथ है तो सर्कमफेरेंस पर दौड़ेगा। सो 2 पाई जितना भी आपके पास आर हो और जितना भी उसने टाइम लिया हो, तो आप यहाँ से इसकी स्पीड आराम से निकाल सकते हो। आपको बोल देगा कि कोई बॉडी एक बॉडी सर्कुलर मोशन शो कर रही है और उस पर्टिकुलर ट्रैक का रेडियस इतना है और उसने 3 सेकंड 4 सेकंड इतना टाइम लिया, तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है। तो आप क्या करोगे, 2πr/t करके उसकी स्पीड को निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आपका MCQ बन सकता है डायरेक्शन के बेस पे, दैट what is the direction of a uniform circular motion, you have to say that there is no fixed direction। हाँ, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आपको एक वर्ड याद रखना है, टेंजेंट। टेंजेंट की हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, एल्स देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। जो आपके पास ग्राफ्स हैं, आपके पास ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे देखते हैं, डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम ग्राफ। कुछ पर्टिकुलर केसेस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो हो सकता है आपको एग्जाम में उसके बेस पर क्वेश्चन मिल जाए। पहली बात, इसका स्लोप बताता क्या है। अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो इसका स्लोप आपको बताता क्या है, इसका स्लोप आपको बताता है स्पीड के बारे में कि कोई बॉडी कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। क्लियर। मोस्टली द क्वेश्चन asked during in examinations is what value does the slope of velocity time graph gives, or what value does the slope of distance time graph gives. So there will be many options, there will be 4 options and out of those 4 options you have to take the correct answer। तो यही क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, the slope of distance time graph shows dash, तो आपको टिक करना है, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्पीड। तो इसका स्लोप बताता है आपको स्पीड। आप कुछ ग्राफ देखते हैं, जैसा पहला ग्राफ सपोज करिए आपके पास ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। अब उसने ग्राफ ड्रॉ कर दिया इस तरीके से,
तो इस ग्राफ को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ये हर समय क्या मिल रही है आपको, एक ही पॉइंट पर मिल रही है। एक ही पॉइंट पर आपको ये मत देखिए कि ये लाइन बढ़ रही है, तो आपका नोट करने का तरीका होता है। 2 पर सपोज करिए आपका एक्स पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक्स पॉइंट पोजिशन पर आपकी कोई बॉडी है, तो 0 सेकेंड पे भी एक्स पे थी, 2 सेकेंड पे भी एक्स पे है, 4 सेकेंड पे भी एक्स पे है। इसका मतलब ये केस डिस्कस हो रहा है किसका, स्टेशनरी बॉडी का, जो रुकी हुई बॉडी है ये उसका केस है। एरो देखकर आप ये ना कर देना कि हो सकता है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है शायद, इसलिए ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। आपको देखना है कि पोजीशन क्या है, एक्स ही है, 0 पे एक्स है, 2 पे एक्स है, 4 पे एक्स है, कुछ भी टाइम ले लो एक्स ही आ रहा है। इसका मतलब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब एक ऐसी बॉडी है स्टेशनरी बॉडी। क्लियर। सब अगर आपको ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम, और आपसे कहा कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हर बार देखिए आपको इस तरीके का पॉइंट मिलेगा, जितना डी उतना डी, इस तरीके से आपको अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो आपको ये मिलेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। जहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए वहाँ पर क्या आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। हर पॉइंट पे आपको इसका एडजस्टमेंट पॉइंट बराबर दूरी पर मिलने वाला है, तो उसको आप कह देते हो यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए आपका 1 है तो यहाँ पर ही 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। सपोज करो ये 2 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 4 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ये 6 है तो यहाँ पर 6 आ रहा है। इस तरह के मोशंस को आप क्या कह देते हो, यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड टाइप का ग्राफ में आपको मिल सकता है, हो सकता है आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो, इस तरीके से, डिस्टेंस और ये आपका टाइम। आपको देखने को क्या मिल रहा है कि स्पीड बढ़ रही है, डेफिनेटली स्पीड बढ़ रही है। इसकी वैल्यू देखिए आप एकदम से टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, ये आपका टाइम है, अब देखो आपका जो इसका डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा है। और ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि ये है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पर आंसर खत्म नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन कैसा मोशन है, मोशन वेयर स्पीड इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसको आप बोलते हो एक ऐसा मोशन जहाँ पर आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, और डेफिनेटली किसमें आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट वैसा नहीं मिलने वाला है जैसा आपको यहाँ पर मिल रहा था। क्लियर। एक लास्ट तरह का ग्राफ जो इसमें कई बार पूछा था वो आपका कुछ ऐसा होगा, धीरे धीरे आपका ऐसे बॉडी होगी। ये कैसा मोशन है, डिस्टेंस है, टाइम है। आप देख रहे हो कुछ टाइम बाद क्या हो गया, बॉडी का स्पीड में फॉल आना शुरू हो गया। तो है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इसकी पीक ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही, इसकी पीक आगे जाकर क्या हो रही है, धीरे धीरे डाउन आ रही है। तो इसका मतलब है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन ये क्या है, अ बॉडी अंडर गोइंग डिक्रीजमेंट इन स्पीड। ओके, स्पीड में कुछ डिक्रीजमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पीड में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट इज देयर बट हियर देयर इज डिक्रीजमेंट। तो इस तरह के ग्राफ के बेस पर भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ हो एक ये है, और यहाँ पर इसको समझ जाओगे तो आप इसको भी आराम से समझ जाओगे। लेकिन कन्फ्यूजन होता है इस वाले ग्राफ में, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, मतलब स्टेशनरी तो होगा। स्टेशनरी किसी के दिमाग में आता ही नहीं है कि बॉडी क्या होगी, स्टेशनरी होगी। ठीक है, तो कुछ ग्राफ थे आपके जो बेस्ड थे आपके डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन वही बनता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको शो क्या करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको शो करता है एक्सीलरेशन, ये आपको बताता है एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ग्राफ नंबर 1 देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही, ऐसे आपकी बॉडी है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसके टाइम को ऐसे दिखा दिया। और एक ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, आपको दे दिया कुछ ऐसा। ठीक है, थर्ड टाइप का ग्राफ, वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी और ये आपका टाइम हो गया। इसको दिखा देते हैं कुछ ऐसा जैसा आपसे पहले देखा था, और ये है आपका कुछ ऐसा, वेलोसिटी टाइम। अब क्योंकि आप ऑलरेडी इस ग्राफ को पढ़ चुके हो, ट्राई करिए, कोशिश करिए जानने की कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि सेम यही ग्राफ आप ऑलरेडी इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हो। क्लियर, तो ट्राई करिए ज़रा इसमें
आपको क्या आगे जाकर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ट्राई किया होगा या ट्राई कर रहे होंगे। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो पॉज करने के बाद आप आंसर को मैच कर सकते हो, आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो मैं अब यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। फिर वैसे ही सोचिए जैसे आपने डिस्टेंस के केस में सोचा था कि डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। वैसा ही केस यहाँ पर भी है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही लेकिन टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। मतलब वेलोसिटी फिक्स है। सपोज करिए कि ये चल रही है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर पे और टाइम आपका 2 सेकंड पे 20 किलोमीटर पर आवर, 3 सेकंड पे 20 किलोमीटर पर आवर, 4 सेकंड पे 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो बॉडी है वो चल रही है आपकी कांस्टेंट स्पीड से। यहाँ पर इसको जीरो मत समझ लेना जैसे आपने वहाँ पर समझा था कि स्टेशनरी बॉडी है, तो क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जीरो तो ये भी क्या है, स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो अब आपके पास वाई एक्सिस में आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस में आपके पास डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी 20, अभी भी 20, आगे भी 20, 5 सेकंड पे 20, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, ये होता है इसका मतलब। अब आइए जरा यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम, उतने ही रेट पे वेलोसिटी बढ़ रही है, उसी रेट पर आपका टाइम भी बढ़ रहा है। उसी रेट पर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसी रेट पर आपका टाइम भी बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन को आप क्या कहते हैं, सोचिए। वेलोसिटी भी उसी रेट से बढ़ रही है, टाइम भी उसी रेट से बढ़ रहा है। ऑलरेडी आपको मैंने इससे पहले कहा था इस तरह के ग्राफ आपके क्या दिखाते हैं, कुछ यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। अब क्योंकि आपका ग्राफ एक्सेलरेशन दिखाता है यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, हम कांस्टेंट स्पीड का क्या लिखें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। स्पीड तो वही है 20 किलोमीटर पर आवर, वही चल रही है, मतलब वही आपका फिक्स स्पीड चल रही है, वो भी सही है। लेकिन क्योंकि आपका ग्राफ देता है एक्सेलरेशन तो ज़्यादा बेटर होगा, हम इसमें क्या लिखें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जिस हिसाब से आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं उससे उसका टाइम भी बढ़ रहा है, तो यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर की बात करें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी अचानक से ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर देना है, ध्यान रखिए। वीटी ग्राफ का जो आपका स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन ही देता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि बॉडी की रफ्तार बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन लिखोगे आप। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो वेलोसिटी और टाइम में, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि समय के साथ क्या हो गया, वेलोसिटी घटना शुरू हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करना ही है, लेकिन एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, उल्टा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। और कैसा रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म का ग्राफ तो कुछ और है, यानी यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ नहीं करना, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा फिर से, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो जब भी आप वीटी ग्राफ वाले किसी पार्ट का आंसर निकाल रहे हो तो ध्यान रखिए आपका वर्ड क्या आना चाहिए उसमें, एक्सेलरेशन। रीजन वही है क्योंकि वीटी ग्राफ आपको देता है एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन ही बताता है। तो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, जो भी हो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अब बोले एक्सेलरेशन तो यहाँ पे यूज़ नहीं करा, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर तो एक्सेलरेशन यूज़ करें, यहाँ पर रिटार्डेशन यूज़ कर लिया। क्लियर, एक्सेलरेशन को अगर नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाए तो उसको रिटार्डेशन ही कहते हैं। तो एक तरह से एक्सेलरेशन ही है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आप चाहो तो रिटार्डेशन रिप्लेस कर सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन से। तो ये था आपका मोशन वाला पार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसमें स्ट्रांग हुआ होगा। फिर वही जैसे जैसे आपको एमसीक्यू मिलेंगे फिर हम क्या करेंगे, इन एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे। लेकिन टिल देन मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, आइदर सी द वीडियोस और गो फॉर NCERT textbook, the best book for fighting your competitions. So till then, keep growing, keep studying. Thank you, good luck.